बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 शेयर कर रही हूँ। पहले तो माजरत, मैं आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक्चुअली 14 फ़ेब को मेरा बर्थडे होता है, तो इस बार कुछ मुनफरिद सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ मेरा। 10 फरवरी से 15 फ़ेब तक सेलिब्रेशन होती रही। कभी फ्रेंड्स ने कोई सरप्राइज़ प्लान किए, कभी स्टाफ ने किए, तो कभी फैमिली ने, तो कभी बच्चों ने, भतीजों ने, कभी स्टूडेंट्स ने। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, इसलिए माजरत मैं लेट सेंड कर रही हूँ आज लेक्चर। वाजिद अली शाह, मैंने आपको पहले भी शायद आपको कंफर्म होगा इनके बारे में कई बार बताया है कि लखनऊ के जो आखिरी बादशाह थे वो थे ओध की का दारुल हुकूमत था लखनऊ, और ओध के आखिरी बादशाह थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 30 जुलाई 1822 को पैदा हुए थे और 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। जब वाजिद अली शाह 20 साल के थे तो इनके वालिद अमजद अली तख्त नशीन हुए थे। जब 65 बरस के हुए वाजिद अली तो 1 सितंबर 1887 को ये मटिया बिरज में कैद हुए थे, और मटिया बिरज में ये कैद कर दिए गए थे, और 1 सितंबर 1887 में वहीं मटिया बिरज में ही इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं हुस्न अख्तर, परीखाना, कुलियात वाजिद अली शाह, मुस्नवी सुल्तान आलम और मुस्नवी खाकान सुरूर। बादशाह की कई बेगमें शेर कहती थीं, जिनके तखल्लुस ये थे: आलिम, सदर, महबूब, बेगम, इशरत, कमर, हूर। उनके कई शहजादे भी शायर थे, जिनमें से कौकब, हज़ार और अंजम के दीवान छप चुके हैं। वाजिद अली शाह के मंजूम कलाम की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वो 33-35 जिल्दों में समा सकता है। कई बड़ी मुसनवियाँ उन्होंने तसनीफ़ की हैं, जिनके नाम हैं अफ़साना इश्क, जो मैंने बताई। उनके अलावा इश्क दरियाए, दरियाए ताअश्शुक़, बहरे उल्फत और इश्क नामा। वाजिद अली शाह ने नज़्म और नसर में 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। औरतों के अलावा उन्होंने बुलबुल के लिए भी 41 खिताब दिए थे। अयाशी का उस ज़माने में ये आलम था। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। नाज़ो अंदाज़ का असलाह खाना रेख्ती। रेख्ती क्या होता है? ऐसी शायरी, वैसे मैंने कई बार बताया, फिर भी बता देती हूँ। ऐसी शायरी जिसे लिखता तो मर्द है लेकिन बज़ुबानी औरत की, यानी ऐसे पढ़ के ऐसा महसूस होता है जैसे औरत शायरी कर रही हो। रेख्ती की इजाद लखनऊ से हुई, क्योंकि लखनऊ में रंगीनियों की महफ़िलें होती थीं, ऐश व अयाशी होती थी, तो इसलिए वहाँ रेख्ती की इजाद वहीं हुई थी लखनऊ में। ये रंगीन की इजाद थी, जिसकी इंशा ने अपने मखसूस अंदाज में दरियाए लताफ़त में तायीद भी की। रंगीन ने रेख्ती के दीवान अंगेख्ता में खुद भी इसके मोजिद होने का दावा किया है। याद रहे, रंगीन का पूरा नाम था सआदत यार ख़ान रंगीन, और ये 1757 में पैदा हुए थे और 1835 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके 4 दवावीन थे। दीवान की जमा होती है दवावीन। इनके 4 दवावीन थे। पहला था रेख्ता, दूसरा था बेख्ता, तीसरा था आमेख्ता और चौथा था अंगेख्ता। लेकिन ये वाज़े रहे कि रंगीन से पहले एक और रेख्ती गो कैस हैदराबादी के दीवान का हवाला मिलता है, जो न सिर्फ रंगीन के दीवान से 29 बरस पहले 1220 हिजरी में लिखा गया, बल्कि बहुत सी हम तरह गज़लों की बिना पर इसे बई दज़मकान यानी पुराने ज़माने का करार दिया जा सकता है। रंगीन ने वो दीवान देखा भी ना होगा, यानी उनसे इतना अरसा पुराना है, लेकिन अभी तक इसकी तहकीक कंफर्म नहीं हो सकी। सो अगर पेपर में आ जाए कि रेख्ती के मुजिद कौन है, तो आपने सआदत यार रंगीन को ही चूज़ करना है। आज की नफ्सियात की इस्तिलाह में रेख्ती को लेस्बियन पोएट्री भी कहा जाता है।
اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم موسٹ امپورٹنٹ سعادت یار رنگین کی فارسی کلام پر مبنی کتاب مجالس رنگین ہے۔ جان صاحب اب لکھنؤ میں عیاشی کا یہ عالم تھا کہ میر یار علی خان جان صاحب زنانہ لباس پہن لیتے تھے، یعنی خواتین بننے کا انہیں شوق تھا ان لوگوں کو۔ زنانہ لباس پہن لیتے تھے اور ڈولی میں دلہن کی طرح سج کر بیٹھ جاتے تھے، اور مشاعروں میں ملازم انہیں لے جاتے تھے اور وہ وہاں بڑے ناز و انداز سے ریختہ سناتے تھے، یعنی عورت بن جاتے تھے اور زنانہ تخلص استعمال کر کے، زنانہ تخلص یہ تو استعمال نہیں کرتے تھے لیکن باقی شعرا بھی کرتے تھے اور ریختہ سناتے تھے۔ علی بیگ، نازنین، عابد، مرزا بیگم، جمیت علی، ثریا وغیرہ مرد تھے مگر انہوں نے زنانہ تخلص استعمال کیے تھے۔ مزید دیکھتے ہیں ہم خانپوری کی ریختہ گوئی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بقول انکا بیگم تخلص کرتے تھے، محسن خانپوری کا تخلص انکا بیگم ہوتا تھا اور وہ ریختہ پڑھتے تھے۔ دیوان ریختہ عرف رنگیلی بیگم 1921 میں لکھنؤ سے شائع ہوا اور اس کے مصنف ہیں محسن خانپوری۔ کمال ہے ویسے۔ اردو صحافت 19ویں صدی میں، اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر طاہر مسعود۔ آگے دیکھتے ہیں مثنوی۔ مثنوی کے بارے میں نے کئی بار آپ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ مثنوی سے مراد ایسی نظم جس میں ایک طویل کہانی بیان کی گئی ہو۔ یہ داستان کی طرز پہ ہوتی ہے، داستان نثری ہوتی ہے، نثری کہانی ہوتی ہے، تو یہ منظوم کہانی ہوتی ہے مثنوی۔ اس میں ایک طویل کہانی بیان کی جاتی ہے اور اس میں مافوق الفطرت عناصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثنوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک تو طویل کہانی ہوتی ہے، دوسرا اس کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے کا قافیہ اور ردیف پہلے اشعار کی نسبت مختلف ہوتا ہے۔ گو قلی قطب شاہ سے لے کر ہر دور کے اچھے شاعروں نے مثنویاں لکھی ہیں، لیکن مرثیہ کی مانند اس صنف کو بھی فنی بلندی لکھنؤ میں ہی حاصل ہوئی۔ اس لیے سحر البیان مشہور مثنوی ہے جو 1784 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے گلزار نسیم جو سحر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی، 1838 to 39 اس کا سن اشاعت ہے، اور زہر عشق 1860 BS اور ماسٹر اردو کے سلیبس میں ان تینوں کو آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً۔ یہ مشہور مثنویاں ہیں اور لاسٹ ایئر انٹرویو میں ان مثنویوں پر مختلف سوالات بھی ہوئے تھے۔ شاید اسی لیے سحر البیان اور گلزار نسیم کے انگریزی تراجم بھی چھپے۔ حجو گو یعنی ایسی شاعری، حجو گو وہ ہوتے ہیں جو شاعری میں کسی پر طنز کرتے ہیں۔ حجو گو اور طنز نگار یعنی طنز کرنے والے۔ میر زاہد کے اکلوتے فرزند میر حسن، جن کا پورا نام تھا غلام میر حسن، اور ان کی پیدائش 1727 میں ہوئی تھی، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی ڈیتھ لکھنؤ میں 1786 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 12 مثنویاں لکھی تھیں۔ انٹرویو میں پوچھا بھی گیا تھا کہ سحر البیان کس کی مثنوی ہے، جب بتایا کینڈیڈیٹ نے کہ میر حسن کی، دن پوچھا گیا سحر البیان کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے بیان کا جادو۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ میر حسن کی کوئی سی ٹوٹل کتنی مثنویاں ہیں، دن کینڈیڈیٹ نے بتایا تھا کہ 12۔ اب جب ہم نے میر حسن کی مثنوی کا ذکر کر ہی دیا ہے تو ہم میر حسن کی اس مثنوی کے بارے میں تمام امپورٹنٹ کوسچنز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سحر البیان میر حسن کی ایک شاہکار مثنوی ہے۔ ویسے تو انہوں نے 12 مثنویاں لکھی لیکن یہ اپنے اسلوب کی وجہ سے، اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ، اپنے اسلوب کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی، اور اس میں شہزادی بدر منیر کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس لیے اس مثنوی کو مثنوی بدر منیر بھی کہا جاتا ہے۔ مثنوی بدر منیر نواب آصف الدولہ والی عہد کے عہد حکومت میں 1784 میں شائع ہوئی تھی۔ آصف الدولہ کے زمانے میں، یاد رہے کہ میر تقی میر آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے۔ اس کے علاوہ میر حسن کی 11 مثنویاں اور ہیں اس مثنوی کے علاوہ، اور میر حسن دہلوی نے دلی میں مغل شہنشاہوں مثلاً محمد شاہ اور احمد شاہ، محمد شاہ رنگیلا اور احمد شاہ، اس کے علاوہ عالمگیر ثانی اور
शाह आलम के ज़माने देखे थे। इसके अलावा एक और सवाल किया गया था कैंडिडेट से कि मीर हसन के हम असर कौन कौन थे। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मीर तकी मीर सौदा, मीर दर्द, मुसहफ़ी, इंशा और जुर्रत मीर हसन के हम असर थे, यानी उनके ज़माने के शोरा थे। मीर हसन ने इब्तदाई तरबियत शायरी में ख्वाजा मीर दर्द से हासिल की थी। और इम्पोर्टेंट सवाल है, मीर हसन की वैसे और भी बहुत सारी मसनवियाँ हैं, लेकिन उनकी मसनवी गुलजार नसीम है जिसमें उन्होंने फैज़ाबाद की तारीफ़ में एक नज़म लिखी थी। मीर हसन की एक कुलियात भी है, कुलियात से मुराद कुल मजमुआ कलाम, जिसमें मीर हसन के 7,000 अशार शामिल हैं। उनकी एक मसनवी सूफियाना मसनवी भी है जो रमूज़ुल आरिफीन है, लेकिन अब ये नापैद हो चुकी है। अगर इसको काट दें तो टोटल इनकी 11 मसनवियाँ बाकी बच जाती हैं। वैसे मीर हसन ने गज़ल, रुबाई, मरसिया, तरकीब बंद, हजवियात और कसीदे वगैरह भी कहे थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा शोहरत उनकी इसी मसनवी मीर हसन सहरुल बयान की वजह से हुई है। उनकी शोहरत कहाँ चले गए पेजेस, 1 मिनट। इस मुसनवी का अंदाज़ बयान दिलचस्प और सादा है, पढ़ने वाला मसरूर होता है। और मैंने ये मुसनवी मुकम्मल पढ़ी है। सादगी है, सादा अंदाज़ बयान है, रोज़मर्रा मुहावरा और अल्फाज में एक शीरीनी है, महाकात निगारी है, यानी पढ़ के ऐसा लगता है कि वो मंज़र हमें अपनी आँखों के सामने नज़र आ रहा है। इस चीज़ को कहते हैं महाकात निगारी, लफ्ज़ों से तस्वीर कशी करना। ओहो, बार बार क्यों स्किप हो रहा है ये पेज। एक और मशहूर मसनवी है दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम। गुलजार नसीम के मुकाबले में लखनवी अनासिर इसमें कम है। इसमें क्योंकि ये मीर हसन दिल्ली के थे, इसलिए इसमें उसलूब और लब्बो लहजा दिल्ली का ज़्यादा अयां होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात में लिखते हैं कि क्या उसे 100 बरस बाद आने वाली बातें सुनाई देती थीं, यानी मीर हसन को, कि जो कुछ कहा साफ मुहावरा और वही गुफ्तगू है जो हम तुम आजकल बोलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या थे अहम सवाल मीर हसन की मसनवी के। हाँ, ये सवाल किया गया था कि मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का सबसे जानदार किरदार कौन सा है। नजमुन्निसा का किरदार सबसे ज़्यादा जानदार है और ये वज़ीर की बेटी थी और शहज़ादी बद्र मुनीर की सहेली थी। जिन जिन लोगों ने मुझसे इंटरव्यू की तैयारी की थी तो मैंने उन्हें ये मीर हसन तमाम मसनवियाँ, तमाम नावल, अफसानों के खुलासे समझाए थे, पढ़ाए थे, कहानी की तरह सुनाए भी थे। फिर उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट से कहा था कि अच्छा कोई ऐसा शेर सुनाएं जो नजमुन्निसा से रिलेटेड हो, तो आप कोई सा भी सुना सकते हैं। मैं आपको थोड़े से शेर शेयर कर देती हूँ जो मेरे जहन में आ रहे हैं। जब शहज़ादी बद्र मुनीर शहज़ादा बेनज़ीर की वजह से बड़ी परेशान होती है, तो मतलब दिल में उसको बसाए बैठी होती है, लेकिन नखरे भी कर रही होती है, शर्मा भी रही होती है। तो तब उसकी सहेली नजमुन्निसा आके कहती है कि इतने में आई वो दख्ते वज़ीर, लगी हंस के कहने के बद्रे मुनीर, मुझे चोंचले तो खुश आते नहीं, तेरे नाज बेजा ये भाते नहीं, किया है अगर तूने घायल उसे, तो मत छोड़ अपनी बिस्मिल उसे, टुक एक खत उठा जिंदगानी का तू, मज़ा देख अपनी जवानी का तू। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम मीर हसन की गज़लियात का दीवान तकरीबन 500 गज़लियात पर मुश्तमिल है। याद रहे कि दीवान में 500 गज़लें हैं, जबकि कुलियात में 7,000 अशार हैं। नोल किश्वर लखनऊ से 1912 में दीवान हुसन शाये हुआ। दीवान हसन यानी मीर हसन का दीवान शाये हुआ, फिर ना छपा, जबकि निसाब में शामिल होने की वजह से मसनवी बिलाशुबा मसनवी के सैकड़ों एडिशन शाये हो चुके हैं। गज़लियात मीर हसन
को शाये करवाया प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने और इसका इंतखाब और मुकदमा भी लिखा। आगे है मुस्नवी गुलज़ार नसीम, इस पर भी इंटरव्यू में सवालात हुए थे। ये लिखी है पंडित दिया शंकर नसीम ने और ये आतिश के शागिर्द थे। 1811 में ये पैदा हुए और 1842 में इनकी डेथ हो गई जवानी में ही। शायद गुलज़ार नसीम से और भी बेहतर मसनवियाँ लिखते, लेकिन जवानी में ही इनकी डेथ हो गई थी। मसनवी गुलज़ार नसीम में गुल बकौली का किस्सा बयान किया गया और मैंने इंटरव्यू की तैयारी करने वालों को ये कहानी, गुल बकौली की कहानी मुकम्मल सुनाई थी लेक्चर में। नसीम आतिश के शागिर्द थे, बल्कि ये कहा जाता है कि अपनी असल सूरत में ये मसनवी काफ़ी तवील थी। जब आतिश को दिखाई थी नसीम ने, तो आतिश ने इसको मुख्तसर करने का मशवरा दिया था। उसके बाद नसीम ने इसे मुख्तसर कर दिया था। इसलिए अगर सहरुल बयान में तफसीलात का हुस्न मिलता है तो गुलज़ार नसीम एजाज़ का एजाज़ है। एजाज़ यानी मुख्तसर, इख्तसार होना, मुख्तसर है। चुनाचे मीर हसन ने हम्द में 40, नात में 27, मुनकबत में 25 और तारीफ़ सुखन में 10 अशार कहे, जबकि नसीम ने सिर्फ 4 अशार में ये सब कुछ कह डाला शुरू में। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसके बारे में क्या खूब लिखा है। शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलज़ार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम रोशन कर दिया है। गुलज़ार नसीम ओरिजिनल है या ये फ़र्ज़ी किस्सा है, ये अभी तहकीकी बहस है और कंप्लीट कंफर्म नहीं हो सका। इसकी इब्तदा रिसाला मुखज़न की नवंबर 1908 की इशाअत से हुई थी, जिसमें गुलज़ार नसीम का माखिज़ ख़याबान रिहान के उन्वान से एक मज़मून शाये हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, बहैसियत मजमूई मसनवियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया जाता है। वो मसनवियाँ जिनमें माफूकुल फितरत अनासिर का सहारा लिया गया हो, यानी बयान किया गया हो, वो मसनवियाँ, यानी जिन मसनवियों में भूत प्रेत परियां देव वगैरह का जिक्र हो। माफूकुल फितरत अनासिर यही होते हैं, जिन भूत परियां वगैरह। और जिन में इश्क तो हो लेकिन पेशकश का अंदाज गज़ल से वाबस्ता मखसूस जज्बाती आहंग पर मबनी हो। एक वो जिनमें इश्किया कहानी बयान की गई हो, दूसरी वो जिसमें माफूकुल फितरत अनासिर हो। मसनवी की बुनियादी तौर पर यही 2 अक़साम हैं। आगे देखते हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी उर्दू का एक बदनाम शायर या गुनाहगार शरीफ ज़ादी के उन्वान से इन्होंने किस मसनवी का जिक्र किया है? मसनवी ज़हरे इश्क का, जो कि मिर्ज़ा शौक़ ने लिखी है। ये मसनवी एक इश्किया दास्तान पर मबनी है, इसलिए इसे बदनाम, मिर्ज़ा शौक़ को बदनाम शायर कहा जाता है। और उसकी हीरोइन जो जिसका मसनवी में ज़िक्र है, उसे गुनाहगार शरीफ ज़ादी भी कहा जाता है और उर्दू की बदनाम मसनवी भी कहा जाता है मसनवी ज़हरे इश्क को, इस इश्किया कहानी की वजह से। इससे रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम के बाद जो मशहूर मसनवी है उर्दू में, आपने मास्टर के सिलेबस में भी शायद पढ़ी होगी, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। मीर हसन और दिया शंकर नसीम की मसनवियों में अगर जग बीती कहानियाँ हैं, यानी कि जो कुछ ज़माने पे बीता गया, जग पे बीता गया, वही किस्से हैं और सुनी सुनाई दास्तानें हैं, तो मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी में उनकी आप बीती है, यानी हकीकत की कहानी और अपनी कहानी को उन्होंने अपनी ज़ुबानी बयान किया है। इस किस्म की मसनवियों की बिना सौदा मीर के ज़माने में हुई थी, यानी स्टार्ट हुई थी। मीर तकी मीर ने ख़ास तौर पर अपने मोहब्बत और इश्क के मामलात को मंजूम करके मसनवी ख्वाब ख़याल में बयान किया था। मीर के बाद मिर्ज़ा शौक़ और मोमिन ने भी मशहूर मसनवियाँ लिखी हैं। और मिर्ज़ा शौक़ का अगर पूरा नाम देखा जाए तो उनका पूरा नाम है हकीम तसद्दुक़ हुसैन और उनका उर्फ़ आम में नाम है मिर्ज़ा शौक़। शायरी में नसीम की तरह ये भी आतिश के शागिर्द थे। और नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने टोटल 3 मसनवियाँ लिखी हैं। एक है ज़हरे इश्क, दूसरी है बहारे इश्क और तीसरी है फ़रेबे इश्क।
دو اور مثنویاں لذت عشق اور خنجر عشق بھی شائع ہوتی رہیں اور وہ مرزا شوق سے منسوب بھی کی گئیں، لیکن بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ مرزا شوق کی نہیں ہے، کسی اور شاعر کی ہیں، اور اس کا نام تھا جو دوسرے شاعر تھے ابوالحسن کاندھلوی کی، تو یہ غلطی سے مرزا شوق سے منسوب کی جاتی تھی۔ مرزا شوق غالب، شاہ نصیر، مومن، واجد علی اختر، آتش، صبا، وزیر اور غالب وغیرہ کے ہم اصل تھے۔ زہر عشق نے عشق جو مثنوی ہے اس میں مرزا شوق نے لکھنؤ کے آخری زمانے کو بیان کیا ہے، یعنی کہ واجد علی شاہ کی اس میں مدح شامل نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے واجد علی شاہ کے بعد کی کہانی بیان کی گئی ہو، ورنہ وہ تو لکھنؤ کے لوگ مثنویوں میں حکمران کی مدح بھی بیان کرتے تھے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ واجد علی شاہ کے زمانے کے بعد لکھی گئی ہے۔ مرزا شوق کی ڈیتھ ہوئی تھی 1871 میں، اور یہ مثنوی ان کی ڈیتھ سے 11 سال پہلے لکھی گئی تھی، شائع ہوئی تھی۔ شوق کی تینوں منظوم جو مثنویاں ہیں ان میں ان کی آپ بیتیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، انہوں نے 1897 میں اپنے رشتے کے نانا نواب مرزا شوق کی مشہور مثنوی زہر عشق کے قصے کو دستاویز محبت کے نام سے ڈرامے کی صورت میں منتقل کیا تھا۔ کس نے؟ مہدی حسن احسن نے، جو کہ جن کے نانا تھے میر حسن۔ آگے دیکھتے ہیں ہم مرثیہ۔ مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے قصیدہ میں کسی زندہ انسان کی تعریف کی جاتی ہے، سیم اسی طرح مرثیہ میں کسی مرنے والے کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ پر رونا پیٹنا اور ماتم بھی ملتا ہے۔ مرثیہ ایسی منظوم صنف شاعری ہے۔ مرثیہ مثنوی اور ڈرامے کا بطور خاص نام لیا جاتا ہے، اور ان کا آغاز ویسے تو لکھنوی زمانے سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن انہیں عروج زمانہ لکھنؤ میں ملتا ہے۔ انیس و دبیر اور خلیق، میر ضمیر، یہ سارے مرثیے کے مشہور شاعر تھے۔ بار بار کیوں بند ہو رہا ہے پیج؟ میر انیس کا پورا نام تھا میر ببر علی انیس، اور مرزا دبیر کا پورا نام تھا سلامت علی دبیر۔ یہ مشہور دونوں لکھنؤ کے دونوں مشہور مرثیہ نگار تھے۔ آگے ہے لکھنویت کیا ہے، یہ آلریڈی میں بتا چکی ہوں، دبستان لکھنؤ کو ڈیٹیل سے کئی لیکچرز میں۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مصحفی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور انٹرویو میں مصحفی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، کامیاب کرے، سلامت رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔